लुक एट चार्ल्स फतेह अली खान, इज नॉट अ म्यूजिशियन, बट उसको पता है कि मैं जितना गोबर करूंगा उतनी मक्खियां आएंगी, वो गोबर कर रहा है। नुसरत फतेह अली खान हो गए और ऐसे कुछ पर्सनालिटी हैं, वो बड़े रेयर केसेस हैं, यू नो, लेकिन हम लोग रेयर केसेस के ऊपर इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते। वाई इज इट कि जितने बड़े बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के गुजरे, उन्होंने कोई एकेडमी, उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? सुबह मैं अंग्रेजी गाना बनाता था, रात को मैं मुजरा बजाता था। टैलेंट तो यार मुझे लगता है कि इंडिया से भी ज्यादा है, एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न। What you need to understand that Atif Aslam basically gave a new life to the Indian एब्सोल्युटली, industry. हमने ईडीएम म्यूजिक को इजी म्यूजिक समझा, हमने हर म्यूजिक को इजी म्यूजिक समझ लिया। बेटा जेंजी जो है ना, वो म्यूजिक नहीं है, जेंजी इज अबाउट फैशन। क्या मैंने कहा ना, ही वो म्यूजिक नई नस्ल का है ना भी पुराने नस्ल का है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का म्यूजिक है जिनके पास रूह है। मैं म्यूजिशियन इतना नहीं हूँ जितना मैं रिलीजियस स्टडी करता हूँ, मैंने दिन में कम से कम 5-6 घंटे मुझे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शिदान सलीम जोजी और उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। इंटरनेट पे कहने की मुझे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लें। कभी टेक वीडियोस कर रहा हूँ, कभी फूड वीडियोस कर रहा हूँ, कभी ट्रैवल वीडियोस कर रहा हूँ। रैंडम चल रहा है सब कुछ सीन कंटेंट के हवाले से, क्योंकि जिंदगी पूरी रैंडम चली है। लेकिन जो मेरे गेस्ट है ना आज के, वो रैंडम बिल्कुल भी नहीं। उन भाई ने एक लाइन पकड़ी हुई है, और क्या लाइन पकड़ी हुई है, ऐसी लाइन पकड़ी है कि जगह छोड़ ही नहीं रहे, सारे पीछे लाइन में खड़े हुए उनके। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक प्रोड्यूसर, पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अमेजिंग सिंगर एज एंड अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त शुजा हैदर। शुजा, वेलकम टू द शो बड़ी। थैंक यू सो मच जोजी। जोजी कह सकता हूँ मैं आपको? आप मुझे जोजी कहें, शहजी कहें, शुजान कहें, आप जिस नाम से मुझे बचपन से जानते हैं वो उस नाम से मुझे बोले। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े हैं, कि आप हम साथ के ही हैं। हमने बचपन में बहुत काम किया एक साथ, और वो मैं समझता हूँ वो बचपन ही था यार। और आई थिंक हम लोग वक्त से पहले टैलेंटेड हो गए थे, मुझे लगता है। अब मुझे यार, आई स्वेयर टू गॉड, मैं अपने अब्बा से कभी मेरी बात हो रही थी, जो लोग नहीं जानते मेरे अब्बा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम म्यूजिक इंडस्ट्री का, सलीम जावेद, आइए जुगनी वाले जी, वही। तो अब अक्सर बात हो रही है, तो मैं बोलता था यार हमने जो है ना वक्त से पहले बहुत काम किया है, ऐसा काफ़ी म्यूज़िक किया है जो कि वक्त से पहले हमने किया है। उनके बहुत सारे जो एल्बम, शुरू के एल्बम थे, उसमें कुछ लोगों को गाने समझ में नहीं आते थे, वो 3-4 साल बाद जाके गाने हिट होते थे, क्योंकि वो वक्त से आगे का म्यूज़िक था। तो आपने काफ़ी सारे, मेरे फादर के साथ भी जो म्यूज़िक, काफ़ी एडवांस म्यूज़िक किया हुआ था, काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो अब सब बच्चे कर रहे हैं बेसिकली, वो हम तो 20 साल पहले कर रहे थे बल्कि यार। ज्यादा 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 आई थिंक कुछ लोग थे जिनकी अप्रोच म्यूजिक को लेके ना बहुत क्या कहेंगे, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी कि क्या आगे क्या आने वाला है, यू नो। सो यस, आई थिंक हमने बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज में बहुत सारा काम किया है, और आज भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह से अर्ली एज तो आपकी अभी भी अर्ली एज चल रही है, माशाल्लाह से आप इतने हैंडसम कूल डूड, आज भी आप इंडस्ट्री में हैं। और लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू, फेस की बात नहीं यार, हम लोग बड़ी तफरियाँ करते थे स्टूडियो के अंदर। मुझे तो स्टूडियो सेशन याद है, हम पूरी पूरी रात जाग रहे होते थे, फिर सुबह नाश्ता आता था, फिर उस नाश्ते का सो जाते थे वहीं स्टूडियो में, फिर उठ के अगले दिन फिर से काम शुरू करते थे। सो डिड यू एंजॉय डूइंग दैट टाइम मोर, और अभी का टाइम ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और इट्स लाइक यार मिक्सचर ऑफ मेरा बोथ? जो जी, तुम्हें पता है कि तेरे साथ काम किया है, तुम्हारे साथ तो जिस तरीके से हमने तुम्हें पता सेशंस किए हैं, वैसा बहुत कम लोगों के साथ ऐसी कोलैबोरेशंस होती हैं कि आप डेली जा रहे हैं जहाँ पे खाना भी साथ खा रहे हैं, यू नो, फिर वो सलीम भाई साथ हैं, इतना एक मेंटोर फिगर है वो, और एंड ही वाज एब्सोल्युटली। लाइक अ फ्रेंड, एंड नॉट ओनली दैट, यू नो, वी वर वर्किंग, वी वर आल्सो लर्निंग एट द सेम टाइम। सो वो हमारी एक एज भी ऐसी थी कि जहाँ पे हमें ना सिर्फ म्यूजिक सीखना था बल्कि अखलाकियात भी सीखनी थी, थोड़ा से मैनर्स भी सीखने थे, वो बहुत सारी चीजें होती हैं ना आपको बिल्कुल सीखने बिल्कुल के लिए। तो आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक वी आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड as far as, I mean, our past is concerned. I think you know, having surrounded by such people is just blessing, is sheer blessing for me, and I think for you as well, for everybody. तो मुझे लगता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी हमारी जिंदगी से कभी भी खारिज नहीं हो सकती, वो चीजें कभी भी निकल नहीं सकती। सो या दैट वाज द फन टाइम, मजे का टाइम। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने बोला ना ब्लेसिंग, सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट माय फादर, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्री की यार, माशाल्लाह से 4th डेकेड, ही इज इनटू हिज 5th डेकेड राइट नाउ। हमारे पास ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जो कि 5th डेकेड में भी ब्रो इतना यंग मैं और तो डायनामिक तारीफ ही लग नहीं रहा है, करता हूँ ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ करता ही नहीं हूँ कि कहीं नजर ना लग जाए, मैं बोलते ही नहीं हूँ। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो उसके अलावा लाइक आई वाज प्रिविलेज टू वर्क विद जवाद भाई, योर एल्डर ब्रदर। फिर आप लोगों से काम किया, शुजा, विक्की, लाइक और शानी के साथ काम किया मैंने, लाइक यू नो, इंजीनियर्स बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के ऐसे थे जो कि बड़े सीनियर इंजीनियर्स हैं इस वक्त, लाइक साग भाई हो गए, साउंड मास्टर एक ज़माने में हमारी बड़ी टॉप रैकेट लेवल होती थी, वहाँ पे बचपन से स्टूडियोज़ में जाने का वो मतलब मौका मिला इसके ना। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्रिविलेज। अच्छा शुजा, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, म्यूज़िक इंडस्ट्री इस वक्त? मैं तो यहाँ कनाडा में बैठा हूँ, ठीक है, मैं एक डिफरेंट मार्केट में बैठा हूँ, एक डिफरेंट मेरी अप्रोच हो गई है, डिफरेंट मेरी मेंटालिटी हो गई है काम करने की, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म वगैरह
इज ऑन नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ये बोल सकते हैं उसको, क्या क्या सीन है? यार देखो, हमारी इंडस्ट्री, सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री है भी नहीं भी, काम है नहीं भी, काम आता है लोगों को नहीं भी आता है। तो पाकिस्तान में ना एक जो रॉ टैलेंट का एक ट्रेडिशन है ना, कभी भी टैलेंट 100% नर्चर नहीं हुआ हमारे मुल्क में, बिकॉज इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। हमारे मुल्क में कोई ऐसे रुझानात नहीं है कि जिसकी वजह से म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो सके। नुसरत फतेह अली खान हो गए और ऐसे कुछ पर्सनालिटी हैं, वो बड़े रेयर केसेस हैं, लेकिन हम लोग रेयर केसेस के ऊपर इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते। वी हैव टू, आई थिंक हमें थोड़ा सा वी हैव टू थिंक productive as far as our industry is concerned. We have to create a lot of institutes, content. There's so much that the younger generation need to learn. एंड वो फुकदान है हमारे पास। देखो, इंडस्ट्री का फुकदान नहीं है हमारे पास, इंस्टीट्यूशन का फुकदान है, सीखने का फुकदान है, माइंडसेट जो है उसका फुकदान है। ये वो चीज होती है कि जो आपको फ्रीडम देती है। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले आई वाज लिसनिंग टू दिस ट्रैक, तो वो लड़का गिटार बजा रहा था और जो वो गिटार बजा रहा था, उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि घर पे जो गिटार पड़ी है ना, उसको मैं भी जाके बेच दूं। यार ये बहुत होता समझ है, रहे हो ना? तो बहुत होता मतलब है, इंटरनेट पे देख रहे, मैंने कहा यार मैं तो पकौड़े बन रहा तुम खुद देखो ना कि यानी वही बच्चे हैं, 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के, 12 साल के बच्चे, प्लेइंग अमेजिंग म्यूजिक, क्रिएटिंग अमेजिंग म्यूजिक अराउंड द ग्लोब। ओके, तो वो हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? वाई पाकिस्तान में क्या होता है कि हम क्यों एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि हम लोग डिप्राइव्ड हैं, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसकी वजह यही है कि इधर कोई कल्चर नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है ऐसा कि जिसके अंदर म्यूजिक सीखना, स्कूल्स हो, सब चीजें हो। लुक एट चार्ली पुटिया, कोई ना कोई तो बेसिक्स है ना म्यूजिक के। ऐसे तो नहीं ना कि मैं बस, मेरे बाप ने मुझे बोला कि तू अच्छा गाता है बेटा, मेरी माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है। तो ये फैमिली एप्रिसिएशन से म्यूजिशियन नहीं बनते हैं। म्यूजिशियन, वो हाँ, पहली स्टार बना देते हैं म्यूजिशियन उसको। बनते हैं। स्टार अलग चीज है, स्टार तो राह चाहत फतेह अली खान भी है ना, तो वो भी मशहूर है ना, स्टार तो वो भी बन गया। नहीं, वो माइंडसेट स्टार वाला कर देता है ना उसका, माइंडसेट, क्या मतलब उसकी रूट्स वहीं पे खराब हो जाती हैं। एब्सोल्युटली, हाँ सही कह रहे हो तुम। जो माइंडसेट स्टार वाला हमें तो हमारे माँ बाप ने, मैंने कोक स्टूडियो में काम किया, मेरे बाप कह रहे कुछ नहीं किया तूने मजा नहीं आया मुझे तो मैं अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो 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 एप्रिसिएशन है ना, वो कुछ और है। हमें कहते हैं कि भाई काम अच्छा करो, वो तो तुम्हें करना ही करना है, लेकिन काम के साथ तुमने अदब और आदाब भी सीखनी है, तुमने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये काम जो है ना, ये आपको सीखने से कम अखलाक से अब ज्यादा आता है। आपको अच्छा होना, हमको हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, लोगों बड़ों की इज्जत करना। तो ये वो चीजें कि जिसकी वजह से ना हमें काम ब्लेसिंग से मिलता है। अगर उस जमाने में ये चीजें थोड़ी सी आम होती, तो आज ना सिर्फ हम लोग भी होते, बल्कि हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे म्यूजिशियन होते जिनकी अपनी कैटलॉग होती गानों की। बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। और ये जो आपने उस्तादों की बात की है ना कि उस्तादों को देखना चाहिए, उनसे काम सीखना चाहिए, माइकल जैक्सन, लाइक ऑब्वियसली कौन नहीं जानता उसको। वन ऑफ माई फेवरेट कोट बाय माइकल जैक्सन इज बेसिकली द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग मास्टर्स एट वर्क, एब्सोल्युटली। बेसिकली। तो मास्टर जब आप देखेंगे ना, तो आपको उनसे इखलाक भी आ जाएंगे, स्किल्स भी आ जाएगी, डीलिंग भी आ जाएगी, बिजनेस डीलिंग भी आ जाएगी, हर चीज़ आपको सीखने एब्सोल्युटली। को मिल जाएगी उसकी। यार हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने मतलब वन ऑफ, मतलब एक आध इत्तेफाक हो गया, कोई बड़ा आर्टिस्ट बन गया तो उस पर इंडस्ट्री नहीं बन सकती। वाई इज इट कि जितने बड़े बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के गुजरे, उन्होंने कोई एकेडमी, उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? यार प्लेटफॉर्म तो बने हैं, जो जी, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि प्लेटफॉर्म बने हैं। पीटीवी में म्यूजिक चैनल चार्ट्स था, फिर इंडस म्यूजिक आया है, आर्क टेलीविजन था, पेप्सी बैटल्स द बैंड्स आया है, वी हैव कोक स्टूडियो, वीलो साउंड स्टेशन। सो मुझे लगता है कि इतने प्लेटफॉर्म तो इंडिया में नहीं बने जितने पाकिस्तान में बने हैं, टेक्निकली इफ यू लुक एट इट। बट द थिंग इज कि उन प्लेटफॉर्म्स को उसकी जो बागडोर है, उसकी जो जो क्या कहते हैं उसको, जो रस्सी है ना, वो किसके हाथों में है ना, ये मैटर करता है। उन इदारों को चला कौन रहा है? क्या वो म्यूजिकली ट्रेंड है? क्या वो म्यूजिक जानता है? अगर मैं रिक्शे चलाने वाले को मैं फ्लाइट में बिठा दूं कि मेरे को अमेरिका पहुंचा दे कराची से, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ही हैज टू लर्न द क्राफ्ट, the art of flying, the knowledge, wisdom, experience, so much.
बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ ना वही बंदा इदारों को चला रहा है जिसका म्यूजिक से कोई दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो एक एक शौकिया हॉबी को, म्यूजिक को हॉबी समझता है, म्यूजिक की हिस्ट्री जानता है, ये जानता है कि म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज क्या 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 हो सकती हैं, लेकिन ये म्यूजिक की तालीम नहीं है। म्यूजिक की तालीम कुछ और है, अगर वो होती तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास श्रेया घोषाल जैसी बहुत सारी लड़कियां होती, आज हमारे पास अरिजीत सिंह जैसे बहुत सारे सिंगर होते, आतिफ असलम सिर्फ एक ना होता, हमारे पास 10-12 आतिफ असलम होते। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास बस फुकदान है, आर्ट का फुकदान है, आर्टिस्ट का फुकदान है, जस्ट बिकॉज हमारे इदारे गलत लोग चलाते हैं, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, एक एक चीज़ मैं इसमें दोबारा पूछना चाहूँगा आपके अंदर। तो आपने जो बोला कि और आतिफ असलम होते और श्रेया घोषाल होती, तो इज़ इट बिकॉज के उन ऐसा टैलेंट मौजूद है जो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या हमारे पास टैलेंट की ही कमी है हमारे टैलेंट की तो जो हमारे भी मुल्क में? टैलेंट की तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा टैलेंट मैंने जो विटनेस किया है अपने अभी पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में, जो मैंने प्रोफेशनल काम किया है, और दूसरा मैं आई डिड नेशनल का पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में घूमे हम लोग, इतना टैलेंट देखा है। टैलेंट तो यार मुझे लगता है कि इंडिया से भी ज्यादा है एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न। डांस नहीं आता हम लोगों को डांस में हम लोग मार खाते हैं, लेकिन जहां तक बात आता है ना कि ओरिजिनलिटी की, हाँ, स्कूल के टेबलेट चलते थे। ओरिजिनलिटी की जहाँ बात आती है, जहाँ पे लिरिक्स आती हैं, शायरी, यू नो हमारा अपना जो गाना है, हमारा फोक सिंगिंग है, हमारी गजल सिंगिंग है, हमारी सूफी म्यूजिक है, हम हमारे पास इतनी वैरायटी, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी मुल्क में इतनी वैरायटी ऑफ म्यूजिक नहीं जो पाकिस्तान में। कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो यहीं कनाडा में हम अक्सर हम लोग चाय पे बैठे रहते हैं, तो वो ना आतिफ असलम की और इंडियन सिंगिंग की बात हो रही है कि जी आतिफ असलम जो है वो इंडियन इंडस्ट्री की वजह से उस लेवल पे गया। मैंने कहा देखो, एक बात तो है कि ठीक है ऑडियंस उनकी बहुत बड़ी है, ठीक है, मैंने कहा बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आतिफ असलम बेसिकली गिव अ न्यू लाइफ टू द इंडियन इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली, ठीक है। उसकी आवाज़ की एब्सोल्युटली। वजह से वहाँ पे जो जितने भी बहुत सारे सिंगर्स वोकल्स ऐसी थी जो उन्होंने दफना दी, तो उन्होंने बोला यार ये तो आवाज़ पॉप म्यूजिक, ये तो अलग ही आवाज़ है। तो उन्होंने फिर अपने के को दोबारा निकाला, मोहित चौहान को लेकर आए, शान को लेकर आए, वो अपनी आवाज़ में दोबारा लेकर आए। तो आई थिंक कि उसको एक प्लेटफॉर्म तो मिला इंडिया के थ्रू, लेकिन उसने इंडियन इंडस्ट्री में जाके गेम चेंज कर दिया। देन राहत फ़तेह अली खान, उन्होंने लगे ओके भाई ये तो फुल हैवी ड्यूटी जो खान साहब लेवल के सीन जो वो तो मूवीज़ में भी आ सकता है। लाइक हमने उसको एक कवाली सेक्टर में साइड में क्यों किया हुआ, खाली उसको आइटम नंबर के तौर पर मूवीज़ के अंदर। सो पाकिस्तानी आर्टिस्ट डिड चेंज द गेम इन इंडिया। कोक स्टूडियो जब स्टार्ट हुआ तो एक बिल्कुल ही फुल ऑर्केस्ट्रा, आपका बैंड, लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव सिंगिंग, एवरीथिंग। नाउ द इंटायर साउंड हैज़ शिफ्टेड टू स्टूडियो बेस्ड रिकॉर्डिंग। सो मतलब अभी वो विजुअली तो अभी भी दिखा रहे हैं कि लाइक लाइव बैंड साउंड है, बट इट्स क्वाइट इलेक्ट्रॉनिक, इट्स प्रीटी लाइक ऑब्वियस। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद कोक स्टूडियो बैक देन, और अभी जो कोक स्टूडियो है वो डू यू थिंक के सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऑडियंस चेंज हो गई है? क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस 50% डिवाइडेड है, क्योंकि एट सम पॉइंट आई स्टिल फील कि यार, क्योंकि मैं शायद इस ऐसी एज में जा रहा हूँ कि आई वांट टू हियर मोर म्यूजिशियनशिप नाउ, और जो नए बच्चे सारे दे ऑल लाइक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, अपबीट म्यूजिक, विच आई लाइक टू, लाइक ऑब्वियसली मूड पे डिपेंड करता है, बट काइंड ऑफ लॉस्ट समवेयर इन द मिडल। व्हाट डू यू थिंक? ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, डांस म्यूजिक, डिस्को म्यूजिक, रैप म्यूजिक, यार ये सब एंड ऑफ द डे सारे म्यूजिक ही है, आर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि दुनिया में इसकी इसकी क्या कहते हैं उसको, एक इसकी जनरल क्वालिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ठीक है। हमारे इधर क्या है कि सिर्फ इतना है कि हमने ईडीएम म्यूजिक को इजी म्यूजिक समझा, हमने हर म्यूजिक को इजी म्यूजिक समझ लिया। Throw a bunch of sound samples, Absolutely. loops, and all There you're is into track nothing and release. wrong in doing rap music. There is nothing wrong in doing electronic music, but don't make it easy for you. You see, when you start making things easy for you, right? It's coming for free. Go to splice.com and get some samples and start creating something. वो भी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहाँ है splice.com? तुम सुनो उसके माइली साइरस के गाना सुनो, फ्लावर्स है, कहाँ है splice.com? यू लिसन टू चार्ली पुथ, कहाँ है splice.com? वो बेस कीबोर्ड पे प्रोग्राम यार कर रहा है। चार्ली पुथ ने तो वो जिमी किमेल के शो में लाइव बैठ के उसने एक लैपटॉप पे ग्लास का साउंड, इसका साउंड, उसका साउंड, उसने ऑन द स्पॉट ही क्रिएटेड Absolutely. So म्यूजिक। that's what I'm saying. Okay, for them, creating music is fun, but don't consider something which is creative easy. It's not easy. हम जब तक इस माइंडसेट से निकलेंगे ना, यार मुझे रातों रात स्टार बनना है, या मुझे रातों रात गाना गाना है और मैं ये लूप लगा देखो साउंड भी अच्छा आ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन द थिंग इज द ग्रोथ नहीं है, म्यूजिशियनशिप नहीं है, फ्यूचर नहीं है।
एज एन या आर्टिस्ट यू नॉट देयर इज ग्रोइंग. नो, एक गाना करोगे अगले बार तुम 3 साल के लिए गायब हो, 4 साल के लिए गायब हो, बल्कि म्यूजिक ही छोड़ दोगे, बिकॉज वो एक दफा बनता है ऐसा ही चीज। लेकिन जब आप म्यूजिक को रिस्पेक्ट करते हो, सीखते हो, उसके क्राफ्ट पे अपना काम करते हो, टाइम लगाते हो, तो यू गिव मोर सॉन्ग्स। माइकल जैक्सन ने थ्रिलर के बाद माइकल जैक्सन मर तो नहीं गया था ना यार। अभी कुछ दिनों पहले ना एक मैं ये लाहौर की बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो एक जेंजी ग्रुप था। आई वाज एट अ प्लेस वेयर आई वाज रिकॉर्डिंग समथिंग, वन ऑफ माय ट्रैक्स, एल्बम का ट्रैक मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो ग्रुप ऑफ किड्स वाज देयर, and they thought कि, the kind of music that we listen, the kind of music we create, our generation has a different vibe, and people from early 2000 वो नहीं कर सकते, वो वाइब है नहीं। तो मैं वो, क्योंकि हम लोग कब से काम कर रहे हैं तो हम लोग समझ लेते हैं ना, इशारों से समझ लेते हैं कि ये अंदर चल क्या रहा है। तो I was thinking about it, but I never wanted to prove myself there. I was just working on my track. तो वो जब then they asked the studio guys if they can come in and they can have a listen to what Shujaba is doing. तो जब वो अंदर आए तो अंदर आके उन्होंने अपने बाल पकड़ लिए, सर पकड़ लिए, और वो मुझे ऐसे कर रहे थे। तो कह रहे थे कि सर ये आपने लिखा हाइकू गाना, बना सर ये आपने लिखा गाना। मैंने हाँ, ये म्यूजिक भी आपने बनाया। मैंने कहा हाँ, ओके, दिस साउंड्स मच बेटर देन जेन जी। एंड मैंने बोला कि बेटा जेन जी जो है ना वो म्यूजिक नहीं, जेन जी इज अबाउट फैशन, जेन जी इज अबाउट व्हाट यू वेयरिंग, हाउ यू लुक, what you speak, They're how more you about the express trends. yourself. They're more about catching the That's what trends. Gen Z is. But Miley Cyrus Flowers is not Gen Z. It's a good song. Even if it was in 80s. Yeah, And even if exactly. it comes after 50 years, it will always be a good song. So there is nothing Gen Z about music. Music is just a good music. It's either good or different. एग्जैक्टली क्योंकि आप देखें ना बहुत सारे पुराने गाने, 40 साल पुराना गाना होगा, अभी का कोई नया आर्टिस्ट उसको दोबारा लेकर आ रहा है तो वही गाना ना, अगर उसने सिर्फ म्यूजिक और जॉनर चेंज किया उसका, यू लिसनिंग टू इट। अगर जैसे लाइक माय डैड सजाद भाई हो गए, दूसरे गाने रिमिक्स किए नए म्यूजिक के साथ, नए दौर के म्यूजिक के साथ, बट दैट स्टिल क्लिकिंग। वो गाना उस वक्त भी अच्छा था इसलिए वो आज भी अच्छा लग रहा है। वो गाना 50 साल बाद आप किसी नए म्यूजिक में बनाओगे, किसी और जॉनर में बनाओगे, वो तब भी आपको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, गुड सॉन्ग इज अ गुड सॉन्ग, डजंट मैटर कि किस हाँ, good जनरेशन song. में अब बना हुआ यार, और दूसरी बात मैं बताऊं, why आतिफ असलम, amongst all the great singer in India, like Sonu Nigam, I think phenomenal. ठीक है ना? है। All their एब्सोल्युटली। singers, And his growth and his improvement is very visible, visible, visible. very visible, massive Atif improvement. Aslam was not just a singer. Atif Aslam was a vibe. बहुत difference है। जो वर्ड लोग अब बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं, ही इज अ वाइब, ही वाज वाइब बैक देन इन 2003। तो लोगों को उसकी आवाज से, उसके म्यूजिक से इतना सरोकार रहे जितना लोगों को उसकी आवाज की वाइब से सरोकार है। उसकी जो वोकल टोन थी, जो वोकल टेक्सचर था उसका। And then later what happened? Not everybody wanted to sing like Atif Aslam, but they wanted to create that vibe like Atif Aslam. Do you know what I'm saying? So वो जो और vibe जब आ जाए ना आपको किसी गाने में, तो ब्रो वो गाना किलर हो जाता है। वो गाना को आप बीट नहीं करते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इस वक्त ज्यादातर जो इंटरनेशनली म्यूजिक हिट है बेसिकली वाइब पे चल रहा वाइब है ब्रो। और तुम्हें पता है कि इवन इफ यू लिसन टू स्टिंग, शेप ऑफ माय हार्ट, यार मुझे लगता है कि तू आज से 2000 साल बाद भी सुनेगा ना, दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ वाइब, दिस क्रेजी सॉन्ग। थिंग इज कि जिस गाने के अंदर वाइब ही नहीं है, वो गाने का फायदा नहीं है भाई, जितना मर्जी अच्छा बजाया और जितना मर्जी आपने अच्छा बनाया हो। एब्सोल्युटली। इसी वजह से देख लो ना आप, कुछ गाने ऐसे हैं जो कि 60s में बने, 50s में बने, आज भी हम सुन रहे हैं। लाइक व्हाइल ड्राइविंग, आई मीन लाइक आई वुड स्टिल लिसन टू एवरी ब्रेथ यू टेक, लाइक दैट्स माय लिटरली सनराइज एंड सनसेट सॉन्ग। वो मेरे माइंड में बैठा, वो निकलता नहीं है वो, बिकॉज उसकी वाइब भी ऐसी है। सनडाउन हो रहा हो आप गाड़ी में भी, अपने विंडोज नीचे की हुई है, कूल ब्रीज ऑन योर हेड, एवरी ब्रेथ यू टेक, इट्स वाइब है ना, तभी तक आज तक चल रहा है वो। यार मेरे पास एक लड़का आया, उसने ना टैटू वैटू बनाया ना यहाँ पे, जो जी गले पे टैटू। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एमएनएम का बेटा आ गया भाई, कौन है ये? मतलब इट्स लाइक ये थोड़ी देर बाद हार्डली भी यहीं पार कर उसने देगा। वो पहनी हुई थी, वो नहीं जो जिम में पहनते हैं शर्ट। उसके बाप ने कहा था कि यार मेरा बेटा गाता बहुत अच्छा है, इसको सुन ले। तो मैंने कहा अच्छा यार भेज दो उसको। तो वो आया मेरे पास, तो आई मीन उसके लुक्स को देख के लगा कि अभी बैठ के मेरे को रैप गाएगा ये। मुझे चाहिए नहीं तेरा प्यार, मैं हूँ तेरे प्यार का तो चार, मुझे दे दे थोड़ा प्यार, तो मैं जानू कभी जार तो भी करेगा। अब वो आया तो उसने गाना गाया, साडा चिड़िया दा चंबा। मैंने कहा कहाँ से आ गया?
पैकेजिंग क्या थी, अंदर से निकला वो क्या अंदर फुल से? मैदी से निकला, फुल तुफैलिया से निकला, and I was shocked. A ओए होए। 17-year-old boy singing तुफैलिया से, yeah. What else, man? क्या मतलब वो लोग आज भी नई नस्ल के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ वहां से सोचा कि मैंने कहा ना ही वो म्यूजिक नई नस्ल का है, ना भी पुराने नस्ल का है। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का म्यूजिक है जिनके पास रूह है, स्पिरिट है, दिल है, सोच है, प्यार है, दर्द है, जुदाई है, खुशी है, सब कुछ है। वो उस म्यूजिक को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी जिंदगी में है ही कुछ नहीं। यानी मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको जवाब कहता है बात सुन, अगर किसी को किसी लड़की ने बोला ही नहीं कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी, वो लव सॉन्ग कैसे बनाएगा? एग्जैक्टली, वो मोहब्बत मोहब्बत तो ही नहीं लव उसको, तो सॉन्ग किस कैसे लिए बनाएगा? बनाएगा? उसको एहसास का So पता ही you नहीं है उसका। you have to go through a lot in वो life. रॉकस्टार मूवी वाले हो गए ना, क्योंकि वो तेरे को पता भी है प्यार होता है कि कभी दिल टूटा है तेरा। टूटे हुए दिल से संगीत निकलता So है। एक कमाल मूवी है वो। दैट मूवी इज द absolutely, वाइब। yeah, it is. मुझे बताओ कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बेस्ड ऑन, जैसे जो नए बच्चे जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो वाइब बेस्ड म्यूजिक कर रहे हैं, do you think we have a bright future for the music industry? Do you think वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं बच्चे, या उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है? Like what is it that they're lacking right now, and what is it that they're doing really good right now? Because आप वहाँ पे इंडस्ट्री में बैठे हैं, मैं तो यहाँ पे एज अ व्यूअर सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त वहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं हूँ पाकिस्तान में, बट आई लिसन टू एवरीथिंग। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, they're doing amazing work यार। मतलब जो आजकल आसिम इज डूइंग फिनोमिनल, आपका कैफी लाइक सच एन अमेजिंग लाइक कंपोजर एंड राइटर एट Yeah, दिस एज, इतनी कम उम्र के अंदर इतना अच्छा लिख absolutely. रहा है, वेरी डीप लिरिक्स। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स हैपनिंग? Once you're in the studio, you become an artist. Once you're in the studio, and you're an artist, and once you're done, you have to prove that you're an artist. देखो, जिसका गाना लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, जिनको लोगों ने अब सुना, मेरे लिए तो वो फंकार ही हैं। लेकिन जहां तक बात अब तुमने बोला ना कि ये यंग जनरेशन, मुझे लगता है कि एक पैसेज है, ये एक गुजरगाह है, ये ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है, जो जो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उठा रहा है, जिसको जो बुरा लग रहा है उसको रिजेक्ट कर रहा है। लेटर ऑन आफ्टर 10 years एक नया म्यूजिक निकलेगा इसी वजह से। तुम्हें पता है कि 80s में यही हुआ था। लाइक हर सदी का जो आखिरी पहर होता है ना, यानी जो आखिरी दौर होता है, वो पीक पे होता है। फॉर एग्जाम्पल 80s, तो 80s यू कैन नेवर ब्रिंग बैक 80s। हाँ, अब वो क्या हुआ कि 60s से म्यूजिक शुरू होता है, फिर वो डिस्को आता है, एक एवोल्यूशन बनती है। फिर 80s में आपके पास सडनली यू आपके पास मैडोना आना शुरू हुई है, माइकल जैक्सन आना शुरू हुआ है, दुरान, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस, क्वीन आना शुरू हुआ है। तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी एक ट्रांजिशन है। तो अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक अगेन, जब जुनून था तो वो उससे पहले भी गुजर चुके थे। अब मुझे लग रहा है कि ये जनरेशन भी ना एक पैसेज है जिससे गुजर रही है, एक ट्रांजिशन जिससे गुजर रही है। आगे जाके आई थिंक दे आर गोना डू ग्रेट वर्क। एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है ना, वो हर डेकेड एंड हाफ में फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है। आपका मिड 90s के अंदर जितने भी आपके आर्टिस्ट आए थे, बहुत सारे आर्टिस्ट, जब MCC आया था, म्यूजिक चैनल चार्ट्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंज इन द पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री। तो जब वो आया, जब वो डेकेड आपकी ख़त्म हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक 90s, जो आपके अर्ली 2000 मिलेनियम वाला दौर आया था, उसमें से अगर आपके फर्ज करें को 500 आर्टिस्ट होंगे ना, 500 मतलब मुश्किल से 10 रह गए होंगे आपके बाय द एंड ऑफ दैट डेकेड। जो 10 जो है वो आज भी सर्वाइव करें, वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका जो 2000s का पीरियड आया, आपका 2001 2010 तक जो आपका आया, उसके अंदर फिर आपके बैंड्स आए, बहुत सारे नए बैंड्स आए आपका RO आया, आपका स्ट्रिंग्स ने कम बैक मारा, उसके अंदर आपका आतिफ आया, अली जफ़र। सो उसमें भी उसके अलावा म्यूजिक इंडस म्यूजिक जब आया चैनल आपका, फिर आपका एयर वाई म्यूजिक आया, तो बहुत सारे नए आर्टिस्ट, नए बैंड्स आए अगेन बाय द एंड ऑफ द डेकेड। फिल्ट्रेशन हुई उसके अंदर, चंद रह गए जो आज भी आपके सर्वाइव कर रहे हैं। आई थिंक अब जो बेसिक प्रोसेस चल रहा है वो एग्जैक्टली यही प्रोसेस चल रहा है। बाय 2030 आपकी काफ़ी सारी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, एंड द किड्स दैट वी सी राइट नाउ विल बी द सुपरस्टार्स इन द नेक्स्ट 50 एब्सोल्युटली, years बेसिकली। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, आसिम का म्यूजिक क्यों थोड़ा सा अलग अलग लड़कों से डिफरेंट है? बिकॉज आसिम का बैकग्राउंड डिफरेंट है। वो एक प्रॉपर म्यूजिक बैकग्राउंड से आ रहा है। वो सिर्फ DHA का बच्चा नहीं है। तो दूसरे जो बच्चे बना रहे हैं वो ज्यादातर दे कांट, द प्रॉब्लम इज दे थिंक इन इंग्लिश and they create in Urdu, and that is the biggest problem with this यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, कि सॉन्ग राइटिंग ही नहीं हो पाती, वो सही अल्फाज नहीं पकड़ पाते। तेरा वो प्यार और नवाजिश है। जब ये गाना आया था अर्ली 2000s के अंदर, मुझे याद है वीडियो टेप तुम लेकर आए थे घर पे, व्हाइल यू वर वर्किंग ऑन माय फादर्स एल्बम, सेकंड एल्बम उनका जो था, तो उसमें तुम लेकर आए थे, मैंने गाना सुना, इंस्टेंटली फेल इन लव, जो फुल जो वीडियो लगती है बंदे को। आसिम अजहर sang that song in Coke Studio नवाजिश। एज अ प्रोड्यूसर, हाउ प्राउड डू यू फील कि यार ये मेरी कॉम्पोजिशन थी,
मेरी एक लिरिक्स थी, मैंने गाया था इस गाने को, मैंने इसको आसिम को प्रोड्यूस किया कोक स्टूडियो के अंदर। एंड लुक एट आसिम अजहर माशाल्लाह, लाइक लाइक यू कैन प्राउडली से दैट आसिम अजहर इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट राइट नाउ इन पाकिस्तान। व्हाट डू यू फील, हाउ प्राउड डू यू फील फॉर यार हिम? हमें तो आदत हो गई है। अब तुम देखो ना, बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे 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 हाथ से निकलते हैं, तुम्हें पता है अब इस पे प्राइड लेने की भी कोई रीजन नहीं रहा, बिकॉज सो मैनी, और हम ये काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नवाज़ करम when Asim was singing, it was just another project for me. I thought कि it was a great combination, singing Momina and Asim singing the song, and that's it. I think song did well. Why? Because the Coke Studio as a platform had a different vibe, and it was meant to be become big. कोक स्टूडियो में एक ट्रैक आपने किया था अल्लाह अकबर, उसके बाद फिर एक ड्रामे का साउंड ट्रैक आया था अलिफ, जो आपने मुझे रिलीज़ होने से काफ़ी पहले आपने मुझे स्टूडियो में सुनाया था, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। जो जो इसके लिरिक्स थे, मैंने कहा यार क्या आपने लाइनें लिखी हैं इसके अंदर, मोहब्बत बंदे को दे, इश्क पे हक से अलिफ का अल्लाह। वट इम्पैक्ट वर यू गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि जो शायरी हुई हुई है उसके अंदर, वो बेसिकली वो एक आम म्यूजिशियन वाली शायरी नहीं है, उसके अंदर कोई एक आम म्यूजिशियन बैठा हुआ इस तरह की शायरी नहीं लिखता। I want to ask you, what was going on in your life at that time, in your heart, in your mind, spiritually, कि वो आपने लिखा? क्योंकि to be honest with you, वो जो आपने लिखा हुआ है ना, it hit my heart many times. जब भी मेरा डाउन टाइम चल रहा होता है, जब भी मुझे डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, सो आई एम लिसनिंग टू अल्लाह अकबर जो कोकशू ने आपने बनाया था, एंड आई एम लिसनिंग टू अलिफ, स्पेशली अल्लाह अकबर में जो एक लाइन आई है आपकी, दैट हिट्स मी एवरी टाइम आई हर्ड कि अपना मेरे इरादे जो टूटे पता मुझे चला तेरी हुकूमत में होगा जो तूने कहा। That, like, that humbles me down so much. Tell me about that experience. ब्रो, तू जानता है जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे हमने, और मैंने बहुत ही यंग एज से बहुत सारी अप्स एंड डाउन देखे। सुबह मैं अंग्रेजी गाना बनाता था, रात को मैं मुजरा बजाता था। तो सोचो एक बंदे का एक सुबह उठ के आप गाना बना रहे हैं, गॉड लगा रहे हैं, और रात को "दे मुंडे दे कान गद्दे", दो अलग दुनिया है। और मैं सुबह जो काम कर रहा हूँ उस पर मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ, जो मैं रात को कर रहा हूँ उस पर मैं रो रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उस पूरे एक दिन में दो जिंदगियां जीने से मुझे ये पता चला कि एक ऐसी जात है कि जिसको तुम थाम लोगे तो तुम्हारा पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। यू गोना कम समवेयर इन द मिडिल एंड यू विल बी एबल टू टेस्ट बोथ द वर्ल्ड्स विद पीस इन योर सदूर, इन योर सद, अपने सीने में तुम सुकून मिलेगा। तो उन दिनों मैंने अपना कनेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया ना, दैट वाज एक्चुअली लाहौर। तो बस लाहौर से शुरू हुआ, और तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि मैं रिलीजियस, मेरी स्टडी बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं म्यूजिशियन इतना नहीं हूँ जितना मैं रिलीजियस स्टडी करता हूँ। मैंने दिन में कम से कम 5-6 घंटे मुझे होते हैं। तो आई रिफ्लेक्ट, आई लर्न लॉट। तो जब से मैंने अल्लाह को बनाया, तो अनवर मकसूद साहब को तो मैं वाकया सुनाता हूँ, बड़ा मजे का है। अनवर साहब ने मैं अच्छा, अब मैंने गाना लिखा है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या चीजें मैंने कर दी है, कोक स्टूडियो में भी आ गया, और अनवर साहब सुनते, अब बिलाल ने बुलाया कि अब्बा रात को रो रहे थे। तो मुझे तो यकीन नहीं आया कि अनवर मकसूद मेरे लिखे हुए गाने पे, म्यूजिक तो छोड़ो ना, अनवर मकसूद जो है वो मेरा गाना फील कर रहे हैं। उस दिन मुझे पता चला यार मैं तो सॉन्ग राइटर हूँ, मैं तो गाना लिख सकता हूँ यार। आई एम अ सॉन्ग राइटर एंड आई हैव दिस एबिलिटी दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। बीइंग अ म्यूजिशियन इज अ डिफरेंट, बट टू बी एक्सप्रेसिव in a way that millions of people can relate, that's a different thing. तो मुझे अंदाजा हुआ, not because I made बावरे, not because I made नवाज़ करम, not because I made बागी, so many hit songs that I made, but मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं है कि I'm a song writer। मुझे ये अल्लाह अकबर की बनात फील है कि यार मैं सॉन्ग राइटर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सॉन्ग राइटिंग बहुत बड़ा स्किल है, ये हर बंदे को नहीं आ सकता। तो मैंने कभी समझा नहीं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अनवर साहब ने मुझे बुला के इधर आओ। ऐसे तो मैंने कहा लो जी, आज मेरी जो है ना, क्योंकि अनवर साहब जब आपको जलील करने पे आता है ना मोहब्बत में, तो आप कहीं छुप नहीं सकते। तो अब मैंने कहा लो भी शुजा मियां, तेरी तो आज क्लास है, आज तेरी बेइज्जती ऐसी होगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो मैं उस समय कहता है, वाकई तुम ये चड्डा वड्डा पहनते हो, टी शर्ट चड्डा, तुम्हारा टायर जो है ना वो डिफरेंट है, और तुम्हारे ख्याल मुख्तलिफ है, ये ऐसा क्यों है? मैंने कहा
उन्होंने बोला कि बड़ी इज्जत से तो होने वाली है आजकल। मैंने कहा अनवर अंकल, मैं बेसिकली मौलाली का शनाई हूँ, और बस वहां से उनकी मोहब्बत, उनसे उनसे मोहब्बत करता हूँ तो अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ दे देते हैं उसके एवज में। वो कहते हैं ना कि वो हमारे बचपन में ना मोहल्ले में जब लोग आते थे ना, तो वो दुकान के बाहर खड़े होते कहते थे, बालो कुड़ियो वंडी दी चीज ले जाओ। और वो ऐसा गाना, तो गाना ऐसा होता था वो, बालो कुड़ियो वंडी दी चीज ले जाओ। अब उसमें होता था वो एक प्लेट, उसमें टॉफियां होती थी, बिस्किट्स होते थे, च्युइंगम्स होती थी, बच्चों की चीजें होती थी, तो हम जाके ना मुट्ठियों भर भर के लेते थे वो। तो मुझे लगता है कि जब हुब्बे अली दिल में होती है ना, तो अल्लाह कहता है कि बालो कुड़ियों वंडी की चीज ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो वो वहां से और ये भी मौला अली से मैं दुआए कुमैल पर बहुत पढ़ता था। मौला की दुआ जो है, जो आपने कुमैल को आपने बताया कि कुमैल ही पढ़ा करो, तो वो दुआ पढ़ता था, तो उससे मुझे अल्लाह अकबर का इंस्पिरेशन मिली और मैंने वो किया। ख़त्म करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी डिस्कस कर ही लेते हैं, चलो। वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आजकल। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये क्या क्या मतलब, ट्रेंडिंग के अंदर ये बदोबदी यार मुझे बदोबदी चल मुझे रहा है अब थोड़ी सी जो समझ लो कि हमारे अवाम की जो है ना, बेसिकली उन इतना इतना एक डिप्रेशन फैला हुआ है, इतनी एनजाइटी और इतनी सदमे फैले हुए लोगों के अंदर। तो उसमें ज़रा सी भी कोई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द नॉर्म एक चीज़ आई थी ना, तो कुछ लोग जो है ना उसके चेज़े में एंजॉय करते हैं, कुछ उसका चेज़ा लेने में एंजॉय करते हैं, कुछ उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें होता है कि बेसिकली अक्सर बहुत सारे फिर मैं आर्टिस्टों को देखता हूँ, वो थोड़ा सा इसको लेके सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं यार प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही है, एक बंदा आके ऊट पटांगे खड़े करता है, वो वायरल हो जाता है और वो सेलिब्रिटी बन जाता है, सारे ब्रांड्स उसके पास जा रहे हैं। ऐसे ही म्यूजिशियंस भी बहुत सारे फील करते हैं। आप क्योंकि एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह से, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो नाम हैं म्यूजिशियन सिंगर्स जो हैं, आपने उनको प्रोड्यूस किया है, एंड देयर सॉन्ग्स हैव गॉन हिट। अभी ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो जो तमाशा चल रहा है बेसिकली, व्हाट डू यू थिंक कि यार ये म्यूजिशियंस इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? डू दे नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि यहाँ सब एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल काम हो रहा है इस वजह से नोटिस में नहीं आ रहा है, या दे नॉट ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, वो डर रहे हैं कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर ले तो हमारी ऐसा ना हो कि हम बोलेंगे यार आप तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना डिसेंट काम कर रहे थे, ये किस उस पे आ गए आप? मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जहां पे सफाई होती है ना, वहां पे मक्खियां नहीं आती, और जहां पे आप गोबर डाल दोगे ना, तो वहां पर मक्खियां इकट्ठी हो जाएंगी। सोशल मीडिया की मिसाल ऐसी है। आप क्या बात सफाई की रख आप। ही नहीं सकते, आप सही बात कर ही नहीं सकते, कोई आएगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। जैसे आपने गोबर छोड़ा, मक्खियां बन के सब लोग आ जाएंगे वहां पे। क्योंकि तमाशा जो है ना, वो इंसान का फितरी तकाजा है, उसको अच्छा लगता है। और तू देखा ना कि कहीं सड़क पे झगड़ा हो रहा होता है, तो वो जिसको जो खुद भी देर हो रही है, उसको मीटिंग की देर हो रही है, भाई तेरी 5 मिनट बाद मीटिंग है, वो भी वहां पे ना घुस के पूरा शीशा नीचे करके देखेगा हो गया है। सो आई थिंक हो गया सोशल है। मीडिया इज नॉट अबाउट how creative you are and how amazing you are. Social media is all about these days, and I think that's an unfortunate truth. These days, media is all about you creating hype over things that are not true. And the more you अब जितना रबिश करोगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट सोशल मीडिया, एंड आई थिंक ये म्यूजिक को भी इफेक्ट करता है। लुक एट चार्ल्स फतेह अली खान, इज नॉट अ म्यूजिशियन बट पीपल, एंड ही नोज दैट ही इज नॉट अ म्यूजिशियन, बट उसको उसको वो इतना स्मार्ट आदमी, उसको पता है कि मैं जितना गोबर करूंगा उतनी मक्खियां आएंगी, वो गोबर कर रहा है। अच्छा, उसकी एक और चीज़ पता है जो मैंने नोट की शीजा, इट्स दैट कि जो जो इस तरह की कैटेगरी जो एंटरटेनर्स की है आपकी, मैं तो खैर उनको बुरे अल्फाज से नहीं बोलता, मैं एंटरटेनर्स बोलता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनकी एक ऑडियंस है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं ना, दे आर वे टू कॉन्फिडेंट। और जहाँ पे कोई एक बंदा जो थोड़ा बहुत भी माकूल है, कि बेहतर आर्टिस्ट है, बेहतर म्यूजिशियन है, वो अपने आप को इतना डाउट कर रहा है, नहीं यार यू नो व्हाट आई कैन डू बेटर, मैं वो लॉन्च करता हूँ, नहीं यार आई कैन डू बेटर, मैं वो लॉन्च करता हूँ, वो लॉन्च। और करते करते बेसिकली बहुत सारा टाइम निकल जाता है, और वो अपने आप को ओवर जज ही कर रहा होता है, अपने आप को ओवर क्रिटिसाइज कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक कर रहे होते हैं अपने खुद के काम को, दे नॉट लेटिंग पीपल डिसाइड। अच्छा, फिर उसके बाद एक और ये भी होता है कि वो अगर काम डालता भी है, तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट इट्स अ गुड गुड वर्क ऑफ आर्ट, कोई व्यूज़ नहीं आए, लोगों तक पहुंचा नहीं है, एल्गोरिथम में ट्रिगर नहीं हो, तो फिर वो डिप्रेस्ड हो जाता है उसको लेके। तो फिर वो ना साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो और जब वो देखता है जितना तमाशा बढ़ता है, तो वो और डिप्रेशन में चला जाता है। देखो, एक होता मादा, अभी बात बड़ी जरा थोड़ी सी मेरी है, जरा मुश्किल सी बात होगी। एक होता मादा, मटेरियल, जैसे हमारा जिस्म मादा है, ये मटेरियल है। अच्छा, मादा, मादा से मादा भी खल्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे औलाद पैदा हो गई,
मादा, हम कुर्सी बना लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, मादे से मादा पैदा कर लेते हैं, यानी मादा जो है वो खल्क भी कर रहा होता है। अच्छा, तो दो तरह की खलकतें होती हैं, क्रिएटिविटीज होती हैं, एक वो जिसे मादा खल्क करता है, और एक वो होता है जिसे रूह खल्क करती है। और जिसे, क्योंकि रूह खुदा का एसेंस है, इनफिनिट है, तो जो भी रूह की प्रोडक्ट होगी वो हजारों साल चलेगी, हमेशा चलेगी। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि यार वो गाने जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, जो मुकाम वो फिर नहीं आते, गाना दोबारा नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता कि वो सिर्फ एस.टी. बर्मन या आर.डी. बर्मन ने नहीं बनाया, वो सिर्फ आनंद बख्शी ने नहीं लिखा, उसके अंदर रूहें शामिल हैं, वो नहीं मरेगा, क्योंकि दैट इज द एसेंस ऑफ गॉड। एंड आजकल क्या हो रहा है कि मादा जिस्म बना रहे हैं, मौसीकी जिस्म बना रहे हैं, तो वो एक दिन आता है, दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है, बिकॉज इंसान की जिंदगी भी ऐसी है कि आज है कल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, अपनी स्पिरिट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, अपने रूह के साथ जो रिश्ता ना, उसको जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम तब तक, अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे जो सीनों का सुकून है ना, जो सीने में जो सुकून है, वो सिर्फ मैं हूं। अब तू कुछ कर ले दुनिया में, तो तेरे को नहीं मिलेगा। आप कुछ कर लें, अल्लाह के साथ रिश्ता आपको टाइट नहीं है ना बॉस, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन आपको आएगा, एंग्जाइटी आपको होगी, बीमार आप रहेंगे, परेशान रहेंगे, गालियां गलोच आप देंगे, सब कुछ होगा, रिश्ता ही नहीं है तो वो जो कनेक्शन है ना ब्रो, वहां से आपको आता है काम। मैं विक्की से कहता हूँ, मैं कहा विक्की यार, हम लोग तो किसी को फोन उठा के ना ये भी नहीं कह सकते भाई काम है यार, काम दे दे। हमें जब तक फोन नहीं आता हम काम नहीं करते। तो अल्लाह को पता है कि ये बेचारे किसी को फोन उठा के कर नहीं सकते, इसको फोन ही करा देता हूँ। हमारा तो काम ही उसकी तरफ से आता है, हमारा तो रिज़्क ही वही देता है। तो हवाई रोजी, लोग हवाई रोजी को समझते हैं बुरी है, मैं हवाई रोजी को समझता हूँ खुदाई रोजी। प्रिविलेज है आपको, आपको डायरेक्ट आपको मेरा वो प्रोवाइड किया मालिक है। आपको देता है, वो मालिक हमें देता है, और जो वो देता है हमारे पास ज़र्फ ऐसा होना चाहिए, हमारा हमारा पैमाना इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ले लें उससे। अल्लाह अल्लाह ताला मुझे देना चाह रहा था, अल्लाह अकबर, और मैं रमेश रेशमी गाना गा रहा हूँ, तो वो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जाओ ना। नाक पकड़ के तो बैठा हूँ तो अपनी। बहुत फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन को भी इस पॉडकास्ट के जरिए बताऊं कि अपना अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, इतने सवालात मत पैदा करें कि ये क्यों है तो फलां क्यों है। केला खाते हुए नहीं सोचते, लेकिन जब कोई खुदा की बात करता है तो सोचना शुरू कर दो, तो प्रूफ दो। एक प्रोडक्ट जो जी, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं अपने जिस्म से खारिज करता हूँ और बाद में मेरी खुराक बनती है, वो मैं खाता हूँ? कोई चीज नहीं है यार, हर चीज बाहर से आती है, वो आपके लिए बनाता है। गलाफों के अंदर वो फल आपके लिए रखता है, केले तक को वो उसने छिलके में रखा हुआ है, माल्टा छील के खाते हो उनको, उनको पैकिंग के साथ तेरे लिए दुनिया में पैदा करता है, और तू उसका शुक्र भी ना अदा करे। अल्लाह ताला को मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला से जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा, उतना उतना आपके काम में बरकत होगी, आपकी सोच में बरकत होगी, आपकी रूह स्ट्रांग होगी। इसके ऊपर और मजीद कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एंड हुआ है बेसिकली पूरी डिस्कशन का, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, टच्ड माय हार्ट, एंड आई एम श्योर कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने कुछ ना कुछ इस मैसेज से ज़रूर हासिल किया होगा और इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो शीजा, थैंक यू सो मच सर, फॉर कमिंग ऑन द थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच फॉर हैविंग मी।